भाव कैसे बने ये पता चल गया सबको? जी सर। ये जो हाउसेस हैं ये कैसे बने हैं ये पता है ना सबको? जी हाँ सर, हाँ हाँ। ठीक है। 12 भाव कैसे बने? पहले 27 नक्षत्र थे। ठीक है। जी। एक कथा भी प्रचलित है कि चंद्रदेव का जो विवाह है वो दक्ष प्रजापति की जो 27 पुत्रियां थी उनसे उनका विवाह हुआ। तो ये नक्षत्र के रूप में जो है विद्यमान है और इन्हीं का उपभोग करते हुए चंद्रदेव जी जो है इनमें भ्रमण करते हैं और लगभग 27 दिन के आसपास जो है इनमें पूरा भ्रमण करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई कौन से भाव से हम जो है क्या क्या देखते हैं। ठीक है। बेसिक सा जान लेते हैं, बाकी बहुत कुछ जानते हैं। जब आप आगे पढ़ते रहोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है। देखो, एक होती है जो मेष राशि, जो प्रथम राशि होती है मेष राशि, जैसे ये है। यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस जो होता है उसे मेष राशि, काल पुरुष पढ़ा नहीं है ना अभी, पहले हम काल पुरुष पढ़ लेते हैं। तो जो ये सौर मंडल का जो मानचित्र है, जो फोटो है, ठीक है, इसे हम काल पुरुष से जो है कंपेयर करेंगे, काल पुरुष। ठीक है। तो काल पुरुष आप ये समझ सकते हैं पूरा जो ये सौर मंडल है ये काल पुरुष में डिवाइडेड है। ठीक है। और ये जो है जो अलग अलग भाव हैं ये जो है अलग अलग अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं काल पुरुष के। काल पुरुष को आप ईश्वर भी समझ सकते हैं, भगवान भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट हाउस है ये काल पुरुष का सिर है। ठीक है। प्रथम भाव से हम क्या देखते हैं? सिर। अंगों की जी। मैं बात कर रहा हूं, हम अंगों की बात कर रहे हैं, शरीर के अंगों की। तो ऐसा नहीं है कि भाई काल पुरुष का ही अंग देखा जाएगा, इसमें व्यक्ति के अंग भी देखे जाते हैं कुंडली से। ठीक है। ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव का मतलब यहाँ पे 1 लिख दूं तो ये मेष राशि हो जाएगी। तो मेष राशि जो रिप्रेजेंट करती है, प्रथम भाव जो रिप्रेजेंट करता है वो सिर को रिप्रेजेंट करता है। किसी के बच्चे की आवाज आ रही है। ठीक है। आ रही है बात समझ में या नहीं? हेलो। जी सर, वो फर्स्ट हाउस सन से होता है मतलब। हाँ, तो फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं हम? सिर। चाहे हम अभी काल पुरुष की बात कर रहे हैं तो मैं काल पुरुष का नाम लूंगा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। तो जो अंग हम काल पुरुष का मैं आपको बताऊंगा वही विचार हम मनुष्य के लिए भी करते हैं। ये काल पुरुष का सिर रिप्रेजेंट करता है तो वो हमारा भी यानी कि व्यक्ति का भी सिर ही रिप्रेजेंट करेगा कुंडली में। ठीक है। जो लग्न होता है, जो प्रथम भाव होता है वो काल पुरुष के सिर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जी। जो दूसरा भाव होता है कुंडली में, दूसरा भाव ये भाव है। दूसरा भाव क्या है? फेस को रिप्रेजेंट करता है, फेस को। ठीक है। जी। और तीसरा भाव जो है ये वाला तीसरा भाव है। तीसरा भाव जो है दोनों हाथों को और कंधों को और कंधे का पिछला हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। फोर्थ हाउस जो है ये वाला हिस्सा, जो चेस्ट वाला हिस्सा होता है, इसे रिप्रेजेंट करता है और इसके बैक साइड का कमर का ऊपर ऊपरला जो हिस्सा होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। यहाँ पे भी इसका भी आप फोटो ले सकते हो, जो मैंने ये बताया ना, ये जो मैंने दिखा रखा है ये रहा। फोर्थ हाउस ये है। फोर्थ हाउस जो है यहाँ पे चेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेस्ट के पिछले वाले हिस्से को। ठीक है। फिफ्थ हाउस जो है चेस्ट से निचले वाले हिस्से तक, बेल्ट तक जो है जो भी अंग है उन्हें रिप्रेजेंट करता है। कन्या राशि फिर उससे थोड़ा और नीचे,
लिब्रा जो है और नीचे, वृश्चिक जो है और नीचे, फिर जो है धनु राशि जो है मतलब नवम भाव जो है वो जो है जांग को रिप्रेजेंट करता है। मकर राशि यानी कि दसम भाव जो है आपके जो ये घुटने वगैरह हैं इन्हें रिप्रेजेंट करता है। कुंभ राशि जो है पिंडलियों को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि 11 नंबर का जो भाव है 11वां भाव। और जो 12 भाव है 12वां भाव है जो मीन राशि है वो पैरों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो काल पुरुष की डिफॉल्ट कुंडली क्या हुई, जिसमें एक नंबर की राशि जो है वो लगन में हो, उसे हम क्या बोलेंगे, काल पुरुष की कुंडली है ये। ठीक है, डिफॉल्ट कुंडली हम बोल देते हैं इसे। जब लगन में मेष राशि हो तो वो क्या है, वो काल पुरुष की कुंडली है। ठीक है, जी सर। जैसे ये है, ये ब्लैंक कुंडली है, ये भाव हो गए, ये प्रथम भाव हो गया, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे नहीं, हाँ सर। ये प्रथम भाव हो गया, ये द्वितीय भाव हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करते करते वह भाव हो गए। अगर यहाँ पे एक नंबर में लिख दूं, एक नंबर की राशि मेष राशि है, ठीक है, मेष, तो ये जो है ऑटोमेटिकली काल पुरुष की कुंडली बन गई। तो मेष राशि से यानी कि लग्न से हम क्या देखेंगे, सिर देखेंगे। ठीक है, और ऐसे करते 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 हम शरीर के निचले वाले हिस्से, 12 नंबर यहाँ आएगा, 12 नंबर की राशि 12वें भाव में पड़ी है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे भाव इज इक्वल टू राशि कर दिया गया है। जिस नंबर का भाव है उसी नंबर की उसमें राशि है। 12 भाव हैं, 12 ही राशियां हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में नहीं? जी। अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर की राशि लिख दूं यहाँ लगन में, तो क्या है, ये काल पुरुष की कुंडली नहीं कहलाएगी फिर ये। ठीक है, अब जो जिसकी भी ये कुंडली है जिसमें 2 नंबर की राशि यानी कि वृषभ राशि लगन में है, तो उसका जो लगन है वृषभ हो जाएगा, वृषभ। अब उस बंदे का जो सिर है वो यहीं, सिर तो यहीं से विचार किया जाएगा, सिर में चोट लगना, मानसिकता वगैरह यहीं, लेकिन उसमें जो फ्लेवर आ जाएगा वो इसका वृषभ राशि का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जो हम विचार करते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वो राशियां कि भाई कौन से जो ग्रह हैं उनकी कौन कौन सी राशियां हैं। ठीक है, जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यानी कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जो है 9 ग्रहों को जो है स्थान मिला है। सबसे पहला है सूर्य। ठीक है, सूर्य की जो राशि है वो 5 नंबर की है, उसे बोलते हैं सिंह राशि। ठीक है, दूसरा जो ग्रह है चंद्रमा है, चंद्रमा को जो राशि मिली है वो मिली है कर्क राशि, 4 नंबर की। तीसरा जो ग्रह है वो है मंगल है, मंगल को जो मिली है वो 2 राशियां मिली हैं, 1 नंबर की और 8 नंबर की। 1 नंबर की जो राशि है वो मेष है, 8 नंबर की जो राशि है वो वृश्चिक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। बुध को जो मिली है वो 2 राशियां मिली हैं, 3 नंबर की और 6 नंबर की, यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि। ठीक है, बुध के बाद में आते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव को 2 राशियां मिली है, 9 नंबर की और 12 नंबर की। 9 नंबर की जो राशि है उसे बोलते हैं धनु, और 12 नंबर की राशि को बोलते हैं मीन। आप ये कह सकते हो धनु को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम 9 नंबर से करते हैं, और मीन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो 12 नंबर से, 12वें नंबर की राशि है। उसके बाद जो आते हैं वो शुक्र आते हैं।
शुक्र को जो है दो राशि मिली है, एक तो वृषभ और एक तुला। 2 नंबर की राशि वृषभ कहलाती है और 7वें नंबर की जो राशि है वो तुला कहलाती है। ठीक है, शुक्र के बाद में आते हैं शनिदेव जी। शनिदेव जी को 2 राशि मिली है, मकर और कुंभ। ठीक है, मकर और कुंभ। उसके बाद में शनि के बाद में कौन आते हैं? राहु देव जी, और राहु देव जी के बाद में आते हैं केतु देव जी। राहु देव जी को कोई भी राशि नहीं मिली है, ना केतु देव जी को कोई राशि मिली है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है ये शुरू के जो 7 ग्रह हैं इन्हें राशियां मिली हैं। राशि मिलने के कारण इन्हें जो है दिन का यानी कि दिवस का जो है अधिपति बनाया गया है। जैसे सोम मतलब चंद्रमा, सोमवार, मंगल मतलब मंगलवार। ठीक है, बुध मतलब बुधवार। ऐसे करते करते हम पहुंच गए शनिवार तक पहुंच गए, शनिवार। लेकिन क्या है, कहीं भी राहुवार नहीं है, ना ही केतुवार है। ठीक है, इन्हें जो है छाया ग्रह बोला जाता है। इन्हें छाया ग्रह बोला जाता है, तो इनका भौतिक अस्तित्व ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। ये भौतिक पिंड के रूप में कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो अपना प्रभाव डालते हैं ये छाया के माध्यम से डालते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जी सर। तो अब साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है, या साइंस पढ़े हुए बच्चे क्या कहते हैं कि भाई राहु केतु तो कहीं टेलीस्कोप से दिखते ही नहीं है। ठीक है, तो हम कहाँ देखें कि ये सब एस्ट्रोलॉजी झूठ है। अब क्या है कि भाई देखो, हमारे ऋषि मुनि ने साफ कहा है ये छाया ग्रह है, छाया ग्रह। ठीक है, और छाया जो है ये छाया से ही एक्टिव करते हैं चीजों को, और खुद भी एक्टिव होते हैं छाया से ही। इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, वो छाया भी दूसरे की है, इनकी खुद की नहीं है। अब आप देखो कैसे। ये किसी के लिए हो सकता है क्लास रिपीट हो रही हो। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखो। जब सूर्य देव के और अर्थ के यानी कि पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो क्या होता है? नहीं पता? अभी तो सिखाया था मैंने कल परसों, कल की क्लास में बताया था ये तो मैंने। सुरभि जी मैंने कल बताया तो था ये क्या होता है। ये अमावस्या होती है, अमावस्या। यहाँ पे अमावस्या बन जाती है। और जब चंद्रमा के और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या बन जाती है? पूर्णिमा। पूर्णिमा क्यों बन जाती है? क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तीनों पे, तो डायरेक्ट जो है सनलाइट इसकी जो है पहुंचती है यहाँ पे। ठीक है, ग्रहण भी यही है, मैं ग्रहण भी पढ़ाऊंगा। ग्रहण भी तभी बनता है। अमावस्या को क्या लगता है? अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। कैसे लगता है मैं बता देता हूँ कि हमें जो है यहाँ मान लो कोई पृथ्वी पे है तो बीच में जो है ये मून अड़ गया, तो मून जो है इसे ढक लेगा, इसे बिल्कुल डार्क कर देगा, मतलब दिखाई नहीं देगा। तो इसकी जो परछाई है वो यहाँ दिखेगी। ठीक है, और इसे ही बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, इसे ही सूर्य ग्रहण बोलेंगे। अब आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है, सूर्य देव की रोशनी जब जाएगी बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की जो परछाई है वो यहाँ चंद्रमा पे पड़ेगी और ये दिखना बंद हो जाएगा। इसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हमेशा जो है पूर्णिमा को पड़ता है, ध्यान रखना। आई बात समझ में? नहीं, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है। रीजन वही है कि तीनों में 180 डिग्री का एंगल बन जाता है।
और पृथ्वी की जो छाया है वो इधर पड़ती है मून पे, ठीक है, क्योंकि छाया जो बन रही है वो सूर्य देव से रोशनी पाके जो है पृथ्वी की छाया इसमें पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है कि हम जो है बीच में चंद्रमा अड़ जाता है, ये अमावस्या है, तो हमारी साइड से जो है चंद्रमा दिखाई नहीं देता, वो डार्क डार्क रहता है अमावस्या को, इधर से चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, तो हम तो ये सोचेंगे चंद्रदेव जी है ही नहीं, दिख ही नहीं रहे, ठीक है, तो इसे अमावस्या बोलते हैं। और जब भी जो है अमावस्या होगी, मतलब हालांकि अगर आप नॉर्मली देखो तो हर अमावस्या को जो है नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की, इन तीनों की रोटेशन अलग अलग है, लेकिन क्या है कि जब भी सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो अमावस्या को ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो छाया पड़ती है, ये जो छाया वाला कॉन्सेप्ट है, ये तभी आता है जब राहु केतु वाला जो है सिस्टम होता है, तब ग्रहण पड़ता है, ठीक है। अब जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तब या तो आपको कुंडली में, गोचर में सूर्य के साथ में या तो आपको राहु मिलेंगे या फिर जो है आपको देखने को केतु मिलेंगे, कोई ना कोई एक ग्रह मिलेगा, इन्हीं के कारण जो है आपको ग्रहण देखने को मिलता है। जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो आपको कुंडली में यानी कि गोचर में, गोचर क्या होता है वो भी मैं आगे समझाऊंगा, चंद्रमा के साथ में या तो आपको केतु देव जी मिलेंगे या फिर राहु देव जी मिलेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे कोई भी राहु केतु नाम का कोई भौतिक पिंड नहीं था जिसके कारण जो है ये ग्रहण पड़े हो, ठीक है, ये छाया है बस, सूर्य, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीन ग्रह इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी। जी सर। किसी का कोई डाउट है इस चीज को लेके? नहीं। चलिए अब थोड़ा सा एक रिवाइंड करा देता हूं मैं। देखो सन जो है यानी कि सूर्य जो है वो सेल्फ ल्यूमिनेंट है, मतलब खुद से जो है रोशनी पैदा करने वाले हैं, और जो मून है, जो चंद्रमा है, वो खुद, वो ल्यूमिनेंट कहलाएंगे, ल्यूमिनेंट यानी कि रोशनी देने वाले, लेकिन वो खुद से बनाते नहीं है, वो क्या करते हैं सन की जो लाइट है उसे रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी तक पहुंचाते हैं, ठीक है, तो ये ल्यूमिनेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो प्लैनेट है, दोनों जो जी ग्रह सर। हैं लुमिनेंट है, इसलिए जो है इन्हें एक एक राशि मिली है, केवल एक एक राशि, ठीक है। सिंह और कर्क, ये दोनों चमकने वाले ग्रह हैं, रोशनी डालने वाले ग्रह हैं पृथ्वी पे, तो इन्हें जो है केवल एक एक राशि मिली है, बाकी ग्रहों को कितनी मिली है, दो दो राशि, ठीक है। अब जो है हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी ग्रहों की दृष्टियां, ठीक है। जैसे मनुष्य की दृष्टि होती है ऐसी इन ग्रहों की दृष्टि है, ठीक है। जी सर। सबसे पहले जो ग्रह है सूर्य, सूर्य की एक दृष्टि है, केवल एक दृष्टि, वो भी है सप्तम, यानी कि सातवीं दृष्टि है केवल इनकी, ठीक है, मतलब ये सीधे देखते हैं, सामने देखेंगे केवल। चंद्रदेव जी की भी एक ही दृष्टि है, वो भी सप्तम, यानी कि ये भी सामने ही देखते हैं बस, ठीक है, सातवीं नंबर की दृष्टि है इनकी, ठीक है जी। जी सर। उसके बाद आते हैं मंगल देव जी। ग्रहों को सीरियल वाइज याद रखो, राशियों को सीरियल वाइज याद रखो, ठीक है, सबसे पहला काम यही है। मंगल देव की तीन दृष्टियां हैं, ठीक है, 4 नंबर की दृष्टि, 7 नंबर की दृष्टि और 8 नंबर की दृष्टि। सातवीं दृष्टि सारे ग्रहों की है, सबकी सातवीं दृष्टि होती ही होती, ठीक है। ये दृष्टियां कैसे काम करती हैं वो भी हम देख लेंगे। मंगल के बाद में आते हैं बुध। बुध की जो है केवल एक दृष्टि है, 7 नंबर की, सप्तम दृष्टि, ठीक है। बुध के बाद में आते हैं गुरु। गुरु की 3 दृष्टियां हैं,
5 नंबर की, 7 नंबर की और 9 नंबर की। ठीक है, गुरु के बाद में आते हैं शुक्र। शुक्र की केवल एक दृष्टि है, वो भी सप्तम दृष्टि, 7वीं दृष्टि, सामने देखते हैं 180 डिग्री। शुक्र के बाद में आते हैं शनि देव जी। शनि देव जी की 3 दृष्टियां हैं, 3 नंबर की, 7 नंबर की और 10 नंबर की। ठीक है जी। जी सर। आप ये समझो कि ये कोई टॉर्च है, ठीक है, और ये हमारा कोई ग्रह है मान लो। तो अगर मैं कह रहा हूं कि किसी ग्रह की 3 दृष्टियां, 3 दृष्टि किन किन की है? मंगल की है, गुरु की, शनि की। गुरु की है और शनि की है। तो इन 3 दृष्टियों का शनि। क्या कॉन्सेप्ट है? आप ये देखो कि मैंने बोला कि ये कोई टॉर्च है, यानी कि ये मैं इस ग्रह को मैं टॉर्च मान के चल रहा हूं। तो इनकी मैंने 3 दृष्टि बताई है। एक तो ये बताई है, एक सप्तम दृष्टि सामने, और एक, कहने का मतलब है ये ऐसी लाइट का काम करते हैं जो एक टाइम पे 3 जगह जो है अपनी लाइट डालती है। ठीक है, तो ये जो लाइट है ये इफेक्ट डालते हैं, इफेक्ट इनका, इन दृष्टियों का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो आगे का काम है। अभी हमें ये पता चल गया कि भाई ये दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, ग्रह जहां बैठता है वहां भी प्रभाव डालता है। ठीक है, जहां पर उसकी दृष्टि डलती है वहां भी प्रभाव डालता है, जहां पर उसकी राशि होती है, जहां उसका घर होता है, यानी कि वो वहां भी प्रभाव डालता है। ठीक है जी। तो दृष्टियां भी इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही है एस्ट्रोलॉजी में, वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि ये दृष्टियां कैसे काम करती हैं। मैंने बोला कि सूर्य देव लगन में है, किसी के सूर्य देव लगन में है। ठीक है, तो आप ये देखो कि सूर्य देव एक तो लगन में आ गई, तो एक पॉइंट हमारे पास क्या है? सूर्य देव कहाँ है? लग्न में। ठीक है, यानी कि और लग्न को मैं क्या बताता हूं? हेड। काल पुरुष ने क्या बताया है? लगन को हेड। हेड। तो सूर्य देव कहाँ? हेड पे जो है उसके प्रभाव डालेंगे। ठीक है, दूसरी बात, सूर्य देव की क्या है? दृष्टि भी होती है। ठीक है, सूर्य देव की दृष्टि कौन सी होती है? 7वीं, एक दृष्टि होती है। 7वीं जो दृष्टि है, हाँ। 7वीं का मतलब है सामने देखना, बिल्कुल काल पुरुष की कुंडली से समझा रहा हूं। 7वीं दृष्टि ये रही, 7 नंबर लिखा हुआ, 7 नंबर की राशि है, तो 7वीं दृष्टि होती है ये। 7वीं दृष्टि का मतलब है 7 भाव आगे देखेगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर आगे, 7 घर आगे देखेगा। ठीक है, तो सूर्य देव का इंपैक्ट यहां भी पड़ेगा, अच्छा पड़े चाहे बुरा पड़े वो बाद की बात है। अच्छा, तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो है घर या राशि। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले अभी समझाया कि सूर्य देव की राशि कौन सी होती है? सिंह राशि। ठीक है, जी सर। तो हाँ। सिंह राशि कहां पर है? ये रही सिंह राशि, ये रही 5 नंबर की जो राशि है, सिंह राशि। आई बात समझ में? तो आप ये हाँ। देखो कि सन जो है, सूर्य देव जो है, इस व्यक्ति के 3 जगह जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं। एक तो पंचम भाव पे, एक लग्न पे, एक सप्तम भाव पे। ठीक है, हाँ। हाँ। आ गया दृष्टि का कॉन्सेप्ट। जी सर। अच्छा, अब जो है हम कोई दूसरा प्लैनेट ले लेते हैं। जैसे सूर्य देव है वैसे ही चंद्रदेव भी हैं। चलो मैं सूर्य को हटा के यहीं पे मैं चंद्रदेव लिख देता हूं। ठीक है, चलिए मैंने मान लिया कि चंद्रदेव जी लगन में बैठे, कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं अभी समझा देता हूँ। चलो मैं दूसरी जगह ले लेता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ, कभी आप ऐसे ही, क्योंकि जो है दिक्कतें हो जाती हैं। मैंने मान लिया कि चंद्रदेव जी जहां 4th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, जी सर।
तो चंद्रदेव जी 4th हाउस में इंपैक्ट डालेंगे, यानी कि चंद्रदेव जी की अगर मैं बात करूं तो ये हाँ 4th हाउस में यानी कि चौथे भाव में इंपैक्ट डालेंगे। उसके बाद में इनकी है क्या, दृष्टि। चंद्रदेव जी की जो जी हाँ दृष्टि है वो दृष्टि 7वीं दृष्टि है, 10th। केवल एक दृष्टि है। तो यहां से 7 घर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो चंद्रदेव जी की सप्तम दृष्टि कहां पड़ रही है, 10वें भाव से। दृष्टि को अगर आपको जानना है, उसका सिंपल सी मैं ट्रिक बता देता हूं। जिस राशि में ग्रह बैठा हो उसमें 6 जोड़ दो, ठीक है। मान लो चंद्रदेव जी जो है चौथी नंबर की राशि में बैठे हैं, 6 जोड़ दो, 6 4 10। तो उसका जो प्रभाव है वो जो दृष्टि है 7वीं, वो कहां पड़ रही है, 7वीं दृष्टि के लिए बता रहा हूं मैं। 6 जोड़ दो तो उसका जो है 10वीं राशि पे जो है इंपैक्ट पड़ेगा। अब आप ये देखो कि मान लो चंद्रदेव जी यहां पर हैं, सप्तम हाँ भाव में बैठे हैं। तो जब आप इसमें सप्तम राशि में 6 जोड़ोगे, ये कितने हो गए, 13 हो गए, नहीं 13 हो गए, 6 और 7 13 हो गए ना। लेकिन हमारी राशियां कितनी है, हाँ हाँ 12, 12 प्लस हाँ 1 लिखो इसे। तो आप प्रथम राशि पे पहुंच जाओ कि चंद्रदेव की जो दृष्टि है वो प्रथम हाउस पे जा रही है, प्रथम राशि पे जा रही है, ठीक है। अगर चंद्रदेव जी 12वें हाउस में है, सर 12वें हाउस से आपको दृष्टि जाननी है, तो 12 में 6 जोड़ दो, कितने हो गए, 18। सर लेकिन 12 ही राशियां होती हैं, तो 6 नंबर की राशि ले लो। 6 नंबर की राशि ये रही, 6 नंबर की राशि पे आ रही है दृष्टि है। और सर ये काउंट एक करना है बार तो फिर से मैनुअली। बता दीजिए चंद्र वाला। अगर आपको काउंट करना है तो मैनुअली काउंट कर लो, शुरू में मैनुअली काउंट करो। एक, जहां ग्रह बैठा हो वहां जो है एक गिनो, 1 2 3 4 हाँ 5 6 7, आ गई ना 7वीं दृष्टि यहाँ पे। हम्म। तो आप कहीं से भी ले अच्छा लो, लेकिन मान लो सर चंद्र, हाँ जी बताओ। हाँ सर ये चंद्रमा आप ये चंद्र आपने ये 4th नंबर पे लिखा हुआ था, तो हाँ, एक मैं तो इसका यहाँ पे इफेक्ट रहेगा। हाँ मैंने तो सारी संभावनाएं बता दी हैं, लेकिन मैं अभी जो मैं बात बताने वाला हूँ वो फिर से मैं बता रहा हूँ। हाँ सर वही ना 13 जो आप बोले ना, तो फर्स्ट भाव वो नहीं समझ पाए थोड़ा सा। 13 फर्स्ट मतलब, ये जैसे सर जो सूर्य का बताया आप वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन जब आप चंद्रमा बता रहे थे तो इसमें 7 में 6 जोड़ के 13 जो फर्स्ट भाव में पहुंचे, वो नहीं समझ में आया सर मुझे। जैसे एक तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस में, अभी मैं बता रहा जहाँ हूँ, आपने 4 लिखा है। अभी मैं हाँ बता सर। रहा हूँ। हम जो इम्पैक्ट देख रहे हैं वो चंद्रमा का देख रहे हैं। चंद्रमा का जो इम्पैक्ट है, एक तो चौथे घर में पड़ रहा है चंद्रमा, क्योंकि वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। और चंद्रमा की एक दृष्टि देख रहे हैं, चंद्रमा की दृष्टि कौन सी है, 7वीं, ये पड़ रही 7वीं। आप यहां से काउंट करो, हाँ 1 2 3 हाँ वो 10th में। 4 5 6 7वीं दृष्टि आ गई, नहीं आ गई यहाँ पे। हम्म, हाँ तो हाँ एक ये आ आप गई। मैन्युअली काउंट ना करके आप जो है सीधा ये देख लो कि चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है, 4 नंबर की राशि में बैठा नहीं बैठा। हम्म, 4 में 6 जोड़ दो। जब हम सप्तम दृष्टि के लिए बोलते हैं तो एक में तो वो बैठा ही है, तो एक नहीं जोड़ते हैं उसमें, 6 जोड़ के देख लो। ये केवल आपकी सुविधा, ये ट्रिक है, कोई नियम नहीं है। 6 और 4 10, हाँ 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 10वीं हाँ हाँ 10वीं राशि पे इसकी हाँ दृष्टि पड़ रही है, हम्म सप्तम, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात हम्म क्या है, राशि। अब ये देखो कि राशि कहाँ है। चंद्रमा की जो कर्क राशि है वो अपनी ही राशि में बैठे हैं, ठीक है। तो आप ये देखो चंद्रमा खुद भी यहीं पे बैठे हैं और राशि भी, यानी कि ये है अपने घर में बैठे हैं। इसे बोलते हैं अपना घर, अपनी राशि में है, उसे बोलते हैं स्व हम्म राशि, ठीक है। इसे क्या टर्म दिया गया है, ऋषि मुनियों ने क्या दिया है, हाँ इसे बोलते हैं स्वराशि। जो ग्रह अपनी राशि में बैठा रहेगा उसे स्वराशि बोलते हैं, हम्म ठीक है। अब मान लो चंद्रमा हम्म यहां है, 12वें भाव में है, तो हमारे पास में क्या है कि एक तो इंपैक्ट चंद्रमा का कहां पड़ रहा है, 12वें भाव में। और दृष्टि कहां पड़ रही है इसकी, यहाँ 6ठे स्थान पे। यहां से सप्तम दृष्टि 6ठे स्थान पे पड़ रही है। और इनकी राशि कहां है, इनकी राशि कहां पे पड़ रही है, इनकी जो चंद्रमा की राशि पड़ रही है 4th हाउस में पड़ रही है। तो चंद्रमा का जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो 3 4th जगह हाँ पड़ रहा है। एक तो कहां पे,
12वें घर में, एक चौथे घर में, फोर्थ एक में। छठे घर में, ठीक हाँ। है, ऐसे। छठी। चलिए अब मैं मंगल के देख लेता हूं, मंगल देव जी, ठीक है। मान लो मंगल देव जी लगन में बैठे, कहीं भी बिठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मंगल देव का इम्पैक्ट जो है सबसे पहले कहां पड़ेगा, लगन पे पड़ रहा है मंगल देव जी का, ठीक है। दूसरा हाँ। इनकी जो देखते हैं वो हम दृष्टि देखते हैं, ठीक है। तो हम्म। मंगल देव जी की कितनी दृष्टि हैं, 3 दृष्टि हैं, 4, 7 और 8। 8। तो यहां से 4 गिनने शुरू करो, 1 2 3 4। तो 3 मंगल देव की जो 4। चौथी दृष्टि है वो यहां पड़ रही है, ठीक है। मंगल देव जी की जो सेकंड दृष्टि है, जो दूसरी दृष्टि है, वो सप्तम दृष्टि है, वो डायरेक्ट यहां पड़ेगी, ठीक है। मंगल देव जी की 8वीं भी दृष्टि होती है, तो 7वीं जब यहाँ है, 8वीं से अगले घर में पड़ेगी, तो मंगल देव जी की जो 8वीं दृष्टि है वो यहाँ पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो है क्या देखना है, राशि। 9th में। मंगल देव जी की राशि कौन कौन सी है, मेष राशि, एक तो ये रही, और एक है वृश्चिक राशि, ठीक है। तो मंगल देव जी की राशि कहाँ पे पड़ रही है, 12वें भाव में और सप्तम भाव में। भाव, घर और हाउस, और इंग्लिश में प्लेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एक ही हैं। ये जो ब्लॉक्स बने हैं इन्हें ही भाव बोलते हैं, इन्हें ही खाना बोलते हैं। लाल किताब वाले इन्हीं भाव को खाना बोल देते हैं। जो इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो इन्हें प्लेस या हाउस बोल देते हैं, ठीक है। तो मंगल देव जी ने, आप ये देखो कितनी जगह इंपैक्ट डाला है, 1 2 3 4 5, 5 जगह 5 मंगल जगह। देव जी ने जो है इंपैक्ट डाला है, ठीक है। तो ऐसे जो है ग्रहों की दृष्टि काम करती है, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब हम एक और ग्रह ले लेते हैं, अगला। अगला जो ग्रह ले लेते हैं हम, शनिदेव जी को ले लेते हैं, ठीक है। शनिदेव, शनिदेव जी मान लो यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे सप्तम हाउस में, ये 7th हाउस है, 7th हाउस में 8 नंबर की राशि है, यानी कि वृश्चिक राशि है, ठीक है। ये 7th हाउस है हाउस में, और यहाँ पे जो नंबर लिखे, ये जी नंबर सर। जो है ये राशि के लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वृषभ लगन है, लगन ये रहा, वृषभ लगन है। तो जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा उस समय पूर्व दिशा में वृषभ लगन उदित था। तो पूर्व दिशा कौन सी है, लग्न है, तो लग्न में 2 नंबर की राशि लिख दी। इसका जो स्वभाव होगा वो वृषभ के जैसा होगा, ठीक है। तो अभी हम जो है बात कर रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव हमने कहां बिठा दिए, 7वें घर में। 7वें घर में कौन सी राशि है, हाँ, वृश्चिक राशि। तो शनिदेव जी की कौन सी दृष्टि होती है, पहले तो इन्होंने इंपैक्ट डाला शनि की 7th 3rd हाउस पे। 7th। पहला जो इंपैक्ट डाला इनका वो डाला 7th हाउस पे, यानी कि 7वें घर में, ठीक है। और उसके बाद इनकी दृष्टि होती है 3 नंबर की, 7 नंबर की और 10 नंबर की। 3 नंबर की दृष्टि काउंट कर लो, 10 1 नंबर। 2 3, ठीक है। 3 नंबर की दृष्टि कहां गई इनकी, नवम भाव पे, 10th राशि में, ठीक है, नवम भाव पे पड़ रही है। 7 नंबर की राशि कहां है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि लगन पे पड़ रही है। हाँ सर। और 10 नंबर की राशि कहां पे पड़ रही है, 7 तक तो यहाँ आ गए, 7 8 9 हाँ। 10 नंबर की 10 जो दृष्टि है इनकी, 5th। 10वीं दृष्टि वो यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हाँ, हैं इनकी 4th राशि। भाव से राशियां है। कौन सी है इनकी, 2 राशियां हैं, एक तो मकर, एक कुंभ, ठीक है। कुंभ पे इनकी तीसरी दृष्टि जा रही है, ठीक है।
और मकर एक येरी राशि। तो इन्होंने देखो कितनी जगह इंपैक्ट डाला, 7वें घर में इंपैक्ट डाला, तीनों दृष्टियों से इंपैक्ट डाला, दोनों राशियों से। तो लगभग इन्होंने भी जो है 5 जगह जो है इंपैक्ट डाला है। 5 जगह क्यों डाला है? क्योंकि एक प्रभाव यहां से खत्म हो गया, क्योंकि ये भी शनि की राशि, यहाँ पे इनकी दृष्टि का हमने ले लिया है। ठीक है, अब कोई ग्रह बचा नहीं है ऐसा। बुध बचे हैं, बुध की 7वीं दृष्टि है। ठीक है, वो भी ऐसी कैलकुलेट होगी। गुरु ग्रह की भी जो है 3 दृष्टि है, वो भी ऐसी कैलकुलेट होती है। ठीक है, गुरु ग्रह की कौन कौन सी दृष्टि है? 5 नंबर की, 9 नंबर की और 7 नंबर की। 7, 9। हाँ। ठीक है जी। अब बात करते हैं राहु केतु हाँ की। सर। राहु केतु जो है जहां भी है, ये अपना जो है इनका अलग ही जो है करिश्मा रहता है। ये भीड़ से अलग चलते हैं और विचित्र, जहां भी विचित्रता होगी वहां राहु केतु रहेंगे। ठीक है जी। जब कोई काम बिगाड़ने वाले 2 दोस्त आते रहते हैं तो लोग क्या कमेंट करते हैं? देखो अरे राहु केतु, हाँ। बोलते हैं नहीं बोलते? हाँ, बोलते हैं सर। तो इसीलिए बोलते। तो इनकी जोड़ी जो है, और एक बात और बता देता हूं कि मैंने आपको क्या बोला था कि राहु केतु जो है वो एक ही बॉडी से बने थे। तो एक ही बॉडी से बनने के कारण ये हमेशा जो है अपने से 7वें भाव में रहेंगे। जैसे ये यहाँ पे केतु है तो हमेशा आपको 7वें भाव आगे आपको राहु मिलेगा, 180 डिग्री आगे। ठीक है, अगर केतु देव जी यहाँ हैं तो राहु देव जी आपको यहाँ मिलेंगे एकदम सामने। ठीक है, अगर केतु देव जी यहाँ है तो राहु देव जी यहाँ मिलेंगे। अगर राहु देव जी यहाँ है तो केतु देव जी यहाँ 7 नंबर आगे मिलेंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं इनकी दृष्टि की। हाँ। इनकी भी राहु केतु की भी जो दृष्टि होती है, राहु और केतु की भी वो 3 दृष्टि होती हैं। आई बात समझ में? जी सर। दृष्टि इनकी जो है, गुरु जो ग्रह हैं, बृहस्पति देव जी हैं, उनके समक्ष हैं, बिल्कुल उनके जैसी हैं। 5 नंबर की जो है दृष्टि होती है, 7 नंबर की और 9 नंबर की। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? नहीं? जी सर। सर, राहु केतु दोनों की सेम होती है? हाँ, इनकी सेम ही दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। ठीक है सर। ठीक है, आप कैसे काउंट करेंगे? मान लो मैं केतु है लगन में, केतु की जो दृष्टि है उसे काउंट करके बता रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5। तो केतु देव की जो पंचम दृष्टि है वो कहां पड़ रही है? यहाँ पे 5वें भाव पे। और सप्तम दृष्टि कहां पड़ रही है? हाँ। यहाँ पे। ठीक है, तो जो हाँ। केतु देव जी की जो सप्तम दृष्टि है वो यहां पड़ रही है राहु पे। ठीक है, तो राहु जो है यहाँ पे जो काम कर रहा है वो इस केतु की दृष्टि का काम कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं, वो दृष्टि का इसीलिए काम हाँ कर रहा सर। है क्योंकि ये जो है ये एक ही बॉडी है। आई बात समझ में? आप ये समझ लो कि मान लो कि मैं अपना हाथ काट के किसी बैंक में रख दूं कि वो बैंक जो है लैपटॉप चला रहा है और वो चला रहा है, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर चला रहा है। ठीक है ना? तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई वहां पे दूसरा आदमी काम कर रहा है, मैं यही कहूंगा कि वहां मैं ही काम कर रहा हूं। तो यहाँ पे सप्तम दृष्टि जो है केतु की वो राहु ही काम कर रहा है। ठीक है, जी सर। और राहु की भी जो सप्तम दृष्टि होती है वो भी आप देखो यहाँ पे लगन पे पड़ेगी नहीं पड़ेगी? राहु की भी तो सेम दृष्टि है ना। आई बात समझ में? हाँ। हाँ। 5, 7, 9। तो राहु की सप्तम दृष्टि आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप ये कहोगे कि राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो केतु पे पड़ रही है, लेकिन नहीं। बोलने को बोल सकते हो कि हाँ केतु पे पड़ रही है, लेकिन क्या है कि 7वीं दृष्टि का राहु का काम जो है केतु कर रहा है यहाँ पे। ठीक है भाई, आप अगर मैं ये बोलूं कि ये व्यक्ति कैसा होगा, ठीक है, तो हम क्या है लगन को देखते हैं, व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। अब ऑलरेडी लगन में जो है यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, तो देखती सी बात है कुछ ना कुछ नेगेटिव करेगा केतु।
अभी क्या करेगा वो नहीं बता रहा हूं। और फिर जो है लगन पे किस किस की ग्रह की दृष्टि जा रही है तो वो देखेंगे। अब आप ऊपर से ये और बोल दो कि भाई केतु राहु की भी दृष्टि जा रही है, तो भाई ये भी नेगेटिव हो गया, तो मतलब नेगेटिव का मतलब ये तो महापापी हो गया। ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ पे हाँ। राहु की अच्छा। सप्तम दृष्टि का काम केतु कर रहा है, तो हम यहाँ पे केवल केतु का इफेक्ट लेंगे लगन पे, ठीक है। राहु की पंचम दृष्टि कहां पड़ेगी? यहाँ पे 11वें भाव में, 11वें भाव में 12 नंबर की राशि है। राहु की नवम दृष्टि कहां पड़ेगी? यहाँ तीसरे भाव में, ठीक है। और केतु की नवम दृष्टि कहां पड़ेगी? यहाँ पे 9वें भाव पे, ठीक है जी। हाँ हाँ। तो कहने का मतलब ये है, हम जो है राहु केतु की जो 7वीं दृष्टि है उसे जो है काउंट नहीं करते, ठीक है। आपकी बात आगे समझ में? ठीक है सर, इसका इफेक्ट नहीं होता है। चल। राहु सप्तम भाव में बैठ के अगर मान लो मैं आपकी बात बड़ी करूं कि भाई वो 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है, तो वो जो इफेक्ट है वो केतु वहां दे रहे हैं, वो उसी लिए बैठे हैं वो, क्योंकि एक ही तो बॉडी है ये। हाँ। तो राहु केतु का जो सप्तम दृष्टि है ये आपस में उससे काम चला लेते हैं, समझ रहे हो? राहु की जो सप्तम दृष्टि का काम कौन कर रहा है? केतु। केतु। हाँ। और केतु की सप्तम दृष्टि का जो काम कर रहा है वो राहु कर रहा है। अगर मैंने इन दोनों की ये भी बोल दिया आपसे कि भाई सप्तम दृष्टि हम अलग से काउंट करेंगे, कि भाई मैंने बताया है तो अलग से हम का, आप ये देखो मैंने अभी एग्जांपल बताया, अगर मैं मान लो सप्तम भाव जो है ये मैरिज का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, ठीक है। सप्तम भाव में ऑलरेडी जो है 7th हाउस में ऑलरेडी जो है राहु बैठे हैं, तो यहां जो है राहु अपना नेचर देंगे ही देंगे उसके लाइफ पार्टनर को, ठीक है। तो अगर मैं आपकी बात बड़ी करूं कि जी केतु की भी तो सप्तम दृष्टि आ रही है, तो आप एक बात बताओ, जहां पे राहु का ऑलरेडी इंपैक्ट है उसमें प्लस कर दो, केतु का और इंपैक्ट कर दो, तो ये तो भाई बहुत ज्यादा खराब हो गया मामला। तो यहाँ पे हम जो है केतु का प्रभाव जो है काउंट नहीं करेंगे, यानी कि केतु की 7वीं दृष्टि नहीं लेंगे, क्योंकि 7वीं दृष्टि जो है केतु की, ये राहु ही यहाँ पे काम कर रहा है 7वीं दृष्टि पे, ठीक है। ठीक है सर। और कोई ग्रह बचा है? ठीक है, नहीं सर। हाँ। हो गया डाउट क्लियर? कोई डाउट है तो मुझे बता दो। हो गया सर, क्लियर हो गया। बाकी चीजें सर फिर बाद में ही दिमाग में आएंगी। हाँ हाँ। अब एक चीज मैंने आपको बताई, स्वय राशि। हाँ। एक टर्म मैंने बताया स्वय राशि। स्वय मतलब खुद, यानी कि स्वयं, स्वयं की राशि। इसकी डेफिनेशन क्या है? जब कोई ग्रह जो है अपनी राशि में बैठता है, अपनी राशि में बैठता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्वग्रही, यानी कि अपने ही घर में है वो, स्वराशि। ठीक है। मान लो चंद्रमा जो है यहाँ बैठे हैं कर्क राशि में, ठीक है। तो चंद्रमा की राशि कौन सी होती है? कर्क राशि होती है। हाँ। कर्क राशि में ही वो बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या कर हाँ बोलेंगे हाँ। कि चंद्रमा जो है स्वग्रही है, वो अपने हाउस में है, अपने घर में है, अपने भाव में है, ठीक है। अब अगर हम शुक्र की बात करें कि भाई शुक्र कब स्वग्रही होते हैं? जब वो वृषभ राशि में बैठे, यहाँ पे अगर शुक्र बैठ जाए तो वो स्वग्रही कहलाएंगे। यहाँ पे अगर शुक्र बैठ जाए तो वो स्वग्रही कहलाएंगे, क्योंकि तुला राशि और वृषभ राशि शुक्र की है। आगे बात समझ में आई? बात समझ में या नहीं? हेलो, अगर मैं मंगल की बात करूं, म्यूट मंगल कर की दिया था 2 सर, राशि याद हैं, नहीं था। 1 हाँ, आ गया नंबर की समझ में। और 8 नंबर की। हेलो, हाँ हाँ सर। हाँ हाँ।
मंगल की 2 राशियां हैं। हाँ। मेष वृश्चिक। तो मेष राशि कहाँ पे है? ये रही। अगर मंगल यहाँ पे बैठ जाते हैं तो वो स्वग्रही कहलाएंगे, वो अपने हाउस में कहलाएंगे। मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि, अगर यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं तो ये बोला जाएगा मंगल स्वग्रही हैं। ठीक हाँ है। हाँ, अपनी राशि में। अब अगर ये हाँ। शब्द आया है तो इसका कुछ फल भी तो होगा। स्वराशि, स्वराशि का मतलब है खुद की राशि। अब वो खुद की राशि में है, यानी कि अपने घर में है, तो वो अपने घर के लिए कभी बुरा नहीं करेगा। ठीक है। भाई आप हो या मैं हूं, मैं अपने घर को कभी तोड़ूंगा नहीं। मैं अपने घर में कभी आग नहीं लगाऊंगा, अपने घर में कभी नुकसान नहीं करूंगा। आई बात समझ में? नहीं? जी। अर्चना जी, बात समझ में आई आपको? हाँ सर, हाँ आ रही है सर। बच्चे हैं ना तो हम बार बार म्यूट कर दे रहे हैं बीच बीच में। हाँ सर, मैंने आ जो रहा है बताया, समझ में। आपको बताया, जब भी ग्रह अपनी हाँ राशि हाँ। में बैठा हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्वग्रही। हाँ, यानी कि वो अपने ही घर स्वग्रही। में है, हाँ। अपने ही हाउस में है। आप खुद सोचो, हम क्या सोचते आपको हैं? हमेशा हमारा सर घर जो पॉजिटिव है, ही रिस्पॉन्स करें। हमारा जो घर है वो बहुत सुंदर हो, बहुत बड़ा हो, अच्छा हो, शांति हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, कभी बुरा नहीं सोचते हम अपने घर के लिए। ऐसे ही जब ग्रह जो है अपने हाउस में बैठता है, अपने घर में बैठता है, तो वो अपने घर को डैमेज नहीं करता, अपने घर को खराब नहीं करता है वो। ठीक है। हाँ हाँ। तो हम जो है किसके घर को खराब करेंगे? दुश्मन के घर को, शत्रु के घर को। जी सर। हम सोचते हैं ना, जब किसी से लड़ाई हो जाती है, ऐसा मन करता है कि इसमें गोली काट दूं, इसमें गोली मार दूं, इसके घर पे बम फेंक दूं। हम्म। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ग्रह शत्रु के घर में बैठा रहेगा तो बुरा करेगा। आई बात समझ में? तो दूसरा वर्ड क्या निकल के आया यहाँ पे? शत्रु क्षेत्री। शत्रु क्षेत्री हाँ। मतलब शत्रु के क्षेत्र में हो, शत्रु के घर में हो, शत्रु की राशि में हो। ठीक है हम्म। भाई। हाँ, आप एक बात बताओ सुरभि जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप पाकिस्तान चले जाओ तो आप कैसा फील करोगे? बताओ। पाकिस्तान आपको लगेगा कि मैं सेफ हूं? जी नहीं नहीं। नहीं। तो वही हाल ग्रहों का भी है। ना तो ग्रह वहां पे सेफ फील करता है, और ना ही उसे जो है अच्छे से उस स्थान को रहने देता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई दुश्मन के एरिया में जाएंगे या तो मारेंगे, और मरेंगे भी और मारेंगे भी। वो वाला हाल है। कहने का मतलब है कुछ उस ग्रह का भी बुरा होगा और कुछ उस स्थान का भी बुरा होगा जहां पे वो बैठा है। ठीक है। जी। तो उस वाले टर्म को क्या बोलते हैं? शत्रु क्षेत्री। जी सर। अब शत्रु क्षेत्री आया है तो एक टर्म होता है, एक शब्द होता है मित्र क्षेत्री। हाँ। यानी कि मित्र के घर में होना, मित्र की राशि में होना। ठीक है। शत्रुता और मित्रता मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। तो आप, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं बस आपको नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। दृष्टि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? पढ़ लेना एक बार। जी। नहीं समझ में हाँ। आए तो जी। आप एक काम करना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, एक दो वीडियो देख लेना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आगे धीरे धीरे बढ़ता, इसे एक एक दो दो बार आप रिपीट करते रहना। ठीक है, तो क्लियर होता जाएगा। जी। संदीप जी, आप जुड़े हुए हैं? जी जी सर। कुछ समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, समझ में आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जी जब हम मित्र के क्षेत्र में होते हैं तो वहां क्या है, हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है, वहां हमें सहायता मिल जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम मित्र के घर पे जाएंगे तो कोई चाय पानी के लिए पूछता है? नहीं पूछता। कुछ खाएगा या नहीं खाएगा? है नहीं? भाई थक के आया, चल आराम कर ले।
समझ रहे हो? तो वहां हम अपने मित्र के घर में भी तोड़फोड़ नहीं मचाते हैं, वहां भी गोलाबारी नहीं करते हैं, वहां भी हम तोड़फोड़ नहीं करते हैं, वहां भी गाली गलौज नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि ना तो मित्र के घर में हमारा कुछ बुरा होता है और ना ही हम वहां कुछ बुरा करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है, वहां हम अच्छा करते हैं और अच्छा होता है हमारे साथ। समझ गए? हाँ सर। अब एक अवस्था होती है नीच। एक अगला शब्द आया नीच। नीच का मतलब अगर आप देखो तो दो अर्थ निकलते हैं इसके। एक तो होता है कि डाउन, मतलब कि नीचे, प्लेस की बात करते हैं। एक होता है नीच का मतलब है स्वभाव, यानी कि खराब स्वभाव। हाँ। बोलते हैं ना तू तो बड़ा नीच है, मतलब तेरा स्वभाव तो बहुत खराब है। हाँ। एक बोलते हैं वो नीचे गिर गया, नीचे, नीच, नीच स्थान है, मतलब जो डाउन है, गहराई है वहां पे। ठीक है, तो आप ये देखो कि इसमें दोनों ही चीजें काम करती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि नीच की राशि, एक नीच की राशि और उच्च की राशि होती है, वो मैं कल पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा समझ लो। तो जब जी। नीच का कोई ग्रह हो जाता है तो वो अच्छे से बिहेव नहीं करता है। अगर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, मेरा स्वभाव बदल जाए, तो मैं क्या किसी का भला कर सकता हूं? नहीं। जब किसी सांड को गुस्सा आता है, चाहे वो बोलते हैं ना सांडों की लड़ाई में तो झुंडों की ही दुर्गति होती है, झुंड ही टूटते हैं या पेड़ ही टूटते हैं, झाड़ियां ही टूटती हैं। तो जब ग्रह नीच का हो जाता है तो वो उस स्थान को खराब करता है, और वो जहां का स्वामी है, जहां से वो आया है। मतलब भाई मैं किसी बारात में गया, मैंने बहुत सारी दारू पी ली, किसी के सिर में बोतल मार दी, किसी को गाली गलौज करी, किसी के ऊपर कीचड़ उछाल दिया, तो कोई क्या कहेगा कि ये किसका लड़का है भाई और किसके साथ आया है? ठीक है, मान लो किसी ने बता दिया कि ये भाई ये फलाने इंसान का जो है लड़का है, मेरे पिता का नाम महेंद्र सिंह है, अगर किसी ने बोल दिया कि भाई महेंद्र सिंह का लड़का है, तो समाज में हो गई नहीं होगी बदनामी? ये मेरी नीचता कहलाई। ठीक है, तो नीच का जब कोई ग्रह हो जाता है तो वो जो है अच्छे से बिहेव नहीं करता है। और एक अवस्था होती है उच्च की। तो यहाँ पे ठीक अपोजिट है, ग्रह जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है जिस चीज का वो कारक है, या जिस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, या जिस भाव का वो मालिक है, वहां पे उसके हाथ में शक्ति हो जाती है। वहां पे मतलब वो बली हो जाता है। अब आप ये देखो कि मान लो कि भाई शादी का कोई प्रोग्राम है हमारे घर में, और मैं अर्चना जी से कह दूं लो जी ये 10,000 रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं, आप जो है एक काम करो, ये वाला डिपार्टमेंट में, खाने पीने का डिपार्टमेंट मैं आपको सौंप रहा हूं। ठीक है, तो अर्चना जी के पास में शक्ति आ गई, क्योंकि अगर अर्चना जी को मैं पैसे नहीं देता तो ये खाने का अरेंजमेंट नहीं कर पाती। ठीक है, लेकिन मैंने इन्हें 10 लाख रुपए दे दिए, तो ये जो है अच्छे से जो है खाना पीने का अरेंजमेंट कर देंगे। मैंने अर्चना जी को एक हाथ में डंडा दे दिया कि अगर इधर से जो है सांप आए तो आप जो है मार देना। ठीक है, अगर अर्चना जी निहत्ती होती तो सांप जो है डस सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने उन्हें पावर दे दी। तो जब पावर होती है हाथ में तो ग्रह जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, उसके रिजल्ट जो है फिर अच्छे आते हैं। ठीक है, एक अवस्था होती है अस्त। हाँ। अस्त का मतलब अगर मैं बताऊं, एक सूर्य देव जो अस्त होते हैं उनका मतलब है डूबना, मतलब वो अब आंखों से ओझल होने वाले हैं, या अस्त हो चुके हैं, मतलब वो आंखों से ओझल हो गए हैं। ठीक है, जी सर। तो लेकिन ग्रह भी अस्त होते हैं, केवल सूर्य देव अस्त नहीं होते, सारे ग्रह अस्त होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देख, एक सूर्य देव अस्त नहीं होते, बाकी सब ग्रह अस्त होते हैं। ठीक है, अब आप ये बोलोगे ठीक। हम तो रोज बोलते हैं कि सूर्य देव अस्त हो गए,
वो मतलब इसका कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि भाई ग्रह दिखना बंद हो जाना बस। तो हमें शाम के टाइम में जब पृथ्वी के दूसरी तरफ जो है सूर्यदेव चले जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं, दिखने बंद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो इस एस्ट्रोलॉजी में सूर्यदेव कभी अस्त नहीं होते हैं, ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि अस्त वो कर देते हैं, दूसरे ग्रह को अस्त कर देते हैं, मतलब कि उनमें इतनी रोशनी है जब उनके आसपास कोई ग्रह आ जाएगा तो वो दिखना बंद हो जाएगा, उसे अस्त बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं। अच्छा, एक चीज और सिखा देता हूं, देखो यहाँ पे सन है, यहाँ पे सूर्य देव है, दिख रहे हैं? हाँ। तो आप ये देखो, ये पृथ्वी है, ये वाली जो है पृथ्वी है। तो मान लो हम यहां से कुंडली बना के बैठे हैं, गोचर की मान लो, किसी की भी मान लो, या फिर जन्म कुंडली मान लो। आप ये देखो कि जब यहां से कोई हम ग्रह को देखेंगे तो हमें केवल सूर्य देव दिखाई देंगे, यहाँ पे शनि देव दिखाई नहीं देंगे, शनि ग्रह नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इनकी रोशनी ही इतनी है, ये चमकने बंद हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या बोला जाएगा कि ये जो है अस्त है, क्योंकि डिग्री वाइज यहां से डिग्री नापी जाएगी ना, तो ये डिग्री वाइज जो है इतने नजदीक आ गए हैं सूर्य के शनिदेव, तो वो अस्त हो जाएंगे, हमें दिखाई नहीं देंगे। तो उस प्लैनेट को बोलते हैं कि भाई अस्त हो गया, अस्त हो गया, सामने सूर्य देव बढ़ गए। तो आप ये देखो, इसकी जो रश्मियां हैं शनिदेव की, वो अर्थ तक नहीं जा रही है, मतलब कि इफेक्ट नहीं पहुंच रहा है, इम्पैक्ट नहीं पहुंच रहा है। तो इसीलिए जो है ये जो बिहेव करेगा वो अच्छे से नहीं करेगा, मतलब इसमें पावर नहीं है। पावर इसलिए नहीं बोलेंगे हम क्योंकि इसकी जो रोशनियां है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। भाई आप ये देखो, कोई इंसान बिल्कुल स्वस्थ है जी। और एक जो है उसे बुखार हो गया, आई बात समझ में? एक स्वस्थ है, एक को बुखार हो गया, और मैंने दोनों की रेस करा दी कि भाई चलो दौड़ो, 10 किलोमीटर की रेस करा दी, तो कौन जीतेगा? स्वस्थ वाला। स्वस्थ वाला, क्योंकि उसके पास में एनर्जी है। बुखार वाले का जो है वो पीड़ित है, वो जो है बीमार है। तो ऐसे ही जो है सूर्य जो है ग्रहों के राजा हैं, इन ये रोशनी फेंकते हैं। ये जो है ग्रह अगर अस्त हो जाता है तो उसका जो इफेक्ट है उसे पड़ने नहीं देते पृथ्वी पे या उस पॉइंट पे। तो इसका जो रिजल्ट है अस्त ग्रह का, वो जो है बहुत कम हो जाता है। वो डिग्री के ऊपर है बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल एकदम सेम डिग्री है सूर्य की या थोड़ी बहुत ज्यादा है। तो अगर मतलब थोड़ी बहुत डिग्री आगे पीछे है तो उसी डिग्री के अकॉर्डिंग, मतलब 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री की राशि होती है। अगर मान लो 5 डिग्री है तो आप ये लगा लो कि भाई इसमें जो है परसेंटेज निकाल लो, आप परसेंटेज कितनी बैठेगी, 100 गुना 5, 5 से जो है इसको 3/2, या नहीं मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 30 डिग्री है, 30 डिग्री की राशि होगी, अगर मान लो वो 5 डिग्री पे है तो आधा तो यही हो गया 15, 50 डिग्री, और 50 डिग्री को 5% रिजल्ट देगा, बस 5% रिजल्ट। मतलब अस्त ग्रह का मतलब पढ़ाई वाले स्थान में अगर अस्त ग्रह बैठ जाए तो मान लो किसी ने 100% पढ़ाया तो उस बच्चे की 5% समझ में आएगा, बस। आई बात समझ में? अगर मैं सफलता को 100% मानूं तो वो बच्चा अगर लगन में किसी का या लग्नेश अस्त है तो वो जो है केवल 5% सफल हो पाएगा। आई बात समझ? तो आप ये देखो कि सूर्य देव सपोर्ट करने की बजाय जब ग्रह को अस्त कर देते हैं तो वो बुरा कर देते हैं साइड से। ठीक है जी। तो केवल सूर्य देव अस्त नहीं होते, क्योंकि ये अस्त करते हैं, और ना कभी राहु और ना कभी केतु अस्त होते हैं। ठीक है, ये अस्त इसलिए नहीं होते क्योंकि इनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, ये छाया ग्रह है, और जब इनका मैं अस्त करने का टाइम आएगा तो ये ग्रहण लगा देते हैं। आई बात समझ में? हाँ।
जब सूर्य देव इन्हें अस्त करने के लिए पहुंचते हैं, ये उल्टे जो है सूर्य देव को अस्त कर देते हैं, उल्टे सूर्य देव का ग्रहण लगा देते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम सांप को मारने जाएं, उल्टा सांप हमें ही डस ले। ठीक है ना, तो ये स्थिति हो जाती है। तो जब ग्रहण लगता है, आप ये देख, ग्रहण का मतलब क्या है कि भाई उसमें से कुछ घट जाना, उसमें कमी आ जाना। कहने का मतलब ये है कि जब सन और राहु बैठ के जब ग्रहण योग बनाएंगे, तो आप ये देखो कि जो सन के जो रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर मान लो चंद्रमा पे जो है केतु देव जी ग्रहण लगा रहे हैं, तो चंद्र के क्या हो जाएंगे, रिजल्ट जो है कम हो जाएंगे। अगर मान लो हमारे पास में 100 रोटियां हैं, आप ये देखो, और मान लो इन पे ग्रहण लगा दिया, ग्रहण लगा के जो है 90 खत्म कर दी, 10 रोटियां बची नहीं बची, तो 10 रोटियों में आप क्या कर लोगे? अब तक तो आपका 100 रोटियों में काम चल रहा था। ठीक है, ग्रहण का मतलब है कम कर देना प्रभाव। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं है? हाँ सर, आ गई। चलिए आगे की जो तो सर डिटेल सूर्य है। चंद्रमा के साथ में सर सूर्य चंद्रमा के साथ में राहु और भी तो ग्रहों के साथ बैठते होंगे। देखो एक बात राहु होती केतु। है, हाँ, सूर्य चंद्रमा, अ, सर जैसे सूर्य के साथ में अगर राहु या केतु आ गए तो सूर्य का इफेक्ट कम कर देते हैं। हाँ, इसी तरह से अगर सूर्य के जगह पर कोई और ग्रह आ गया जैसे चंद्रमा को छोड़ के, तो उनका भी ऐसे ही उनके साथ भी यही बिहेव होता होगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि यहाँ हम्म पे ये मान लो कि सूर्य सूर्य चंद्रमा ये देवता है। ठीक है, ये देव हम्म है। हम्म राहु केतु कौन है? राक्षस है। तो दोनों अपोजिट पार्टी होगी नहीं होगी? हम्म तो राहु केतु कभी चंद्रमा का और सूर्य का कभी भला नहीं करते हैं। इसके हम्म पीछे समुद्र मंथन वाली और वो अमृत वाली जो है कहानी है। ठीक है, तो ये हम्म जो है अति शत्रु हैं। ठीक है। और अब अगर सर मान लो, इनके अलावा कोई और ग्रह आ गया। अभी मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पे जो है मित्रता और शत्रुता काम करती है। ठीक है, अब अच्छा। मान लो राहु के जो मित्र हैं वो शनिदेव जी हैं। ठीक है, तो हम्म होगा क्या कि शनि देव जी जो है राहु का इंपैक्ट ले लेंगे। ये छाया ग्रह हैं, ये अपने से कोई रिजल्ट नहीं देते हैं। ये जिस हम्म ग्रह के साथ में बैठते हैं उसके प्रभाव को जो है बढ़ा देते हैं या उसके प्रभाव को ले लेते हैं। ठीक है, हम्म अब क्या है कि भाई जो राहु है वो नेचुरली जो है वो खराब ग्रह है, वो तामसिक ग्रह है। तो शनि देव जी में क्या आ हम्म जाएगा? तामसिक प्रभाव आ जाएगा। अगर केतु देव जी बैठ जाए शनि देव जी के पास में, तो केतु का नेगेटिव इफेक्ट जो है शनि देव जी ले लेंगे। तब तो सर और गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाँ, शनिदेव जी फिर और क्रूर हो जाएंगे और बुरा फल हम्म देंगे। अब शुक्र है, हम्म शुक्र जो है दैत्यों के राजा हैं। हम्म तो आप ये देखो थोड़ा सा कि भाई कोई बुरा स्टूडेंट जो है अपने टीचर के पास में कब जाएगा? कुछ बुरा करने के लिए तो जाएगा। हम्म तो वहां पे शुक्र देव जी भी सेफ नहीं है, वो जो है वहां पे इफेक्ट आ जाएगा, उनके साथ में भी जो है राहु और केतु का इफेक्ट आएगा, क्योंकि भाई